आज की ये सच्ची घटना ध्यान से सुनना काफी खौफनाक है। उज्बेकिस्तान की फरगना वैली में करादरा नदी के किनारे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा प्रांत है, अंदीजान। मुगल शासक मिर्जा जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर का घर यहीं था। 1494 में बाबर फरगना का शासक बना। 2 साल बाद ही सबसे पहले उसने समरकंद जीता। जब उसका ध्यान समरकंद पर था, यानी जब जीतने की कोशिश कर रहा था, तो फरगना उसके हाथ से निकल गया। बाबर ने फरगना को तो वापस पाना चाहा, तो समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद उसने काबुल तो जीता, लेकिन समरकंद या फरगना नहीं जीत पाया। समरकंद में तीसरी बार हार मिली तो उसने भारत का रुख किया और पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद कई जंगें जीती और हारी, लेकिन अपने घर अंदीजान नहीं लौट पाया बाबर। आखिर आगरा में उसकी मौत हो गई। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में आज भी बाबर को नेशनल हीरो माना जाता है, लेकिन उसकी मौत भारत में आगरा में हुई। आज की खौफनाक कहानी एक आसिया नाम की लड़की की। आसिया भी उज्बेकिस्तान के इसी खूबसूरत शहर अंदीजान में पैदा हुई। पिता की बचपन में मौत हो गई। माँ बीमार रहने लगी तो कामाना शुरू कर दी, यानी काम करना शुरू कर दी। घर घर काम करती, लेकिन बीमार माँ का खर्चा नहीं उठा पा रही थी आसिया। जान पहचान की एक औरत ने दुबई में काम का सपना दिखाया और नेपाल के रास्ते दिल्ली ला पटका। छोटे से फ्लैट में कैद रही, मार खाई, रेप हुआ और फिर जिस्म बेचने पर मजबूर हुई। अब बस एक ही ख्वाहिश है कि अंदीजान लौट सके, यानी जहां से अपने आई है काम करने उधर लौट सके। उसकी एक ही ख्वाहिश है। बाबर नहीं लौट पाया था, क्या आसिया अपने घर लौट पाएगी? आइए इस कहानी को पूरी देखते हैं। ये सच्ची कहानी है एक आसिया नाम की लड़की की। ऐसी ही हजारों आसिया, यानी ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो इसी लड़की की तरफ फंसी हुई हैं, जो जिस्म फरोशी के लिए भारत लाई जा रही हैं। आखिरी उम्मीद है कि घर लौट पाएंगी या नहीं। हिंदी के मशहूर कवि आलोक धनवा की एक कविता है, भागी हुई लड़कियां। इसमें वे लिखते हैं, अगर कोई लड़की भागी है तो यह हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा हो। उसे छोटे से फ्लैट में दाखिल होते हुए मुझे सामने आसिया नाम की एक ऐसी ही भागी हुई लड़की नजर आती है। वह लड़की जिसने प्यार और समाज की बेड़ियां तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बेरोजगारी और जिम्मेदारी निभाने की मजबूरी से घर छोड़ा था। उसके हाथ लगातार कांपते रहते हैं, जैसे एक लंबा एंजाइटी अटैक, जब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। जितना बोलती है उसी के अनुपात में आंसू भी उसके बहते रहते हैं। शायद शब्द अब उसके दुख को जाहिर करने में नाकाम है। उम्र सिर्फ 22 साल है और घर से 3000 किलोमीटर दूर बीमार माँ के पास लौटने की ख्वाहिश को ऐसे दोहराती है जैसे मरने से पहले किसी की आखिरी इच्छा हो। ना उसे ठीक से हिंदी आती है और ना ही इंग्लिश, क्योंकि उज्बेकिस्तान की है वो आसिया। आसिया बोलना शुरू करती है और क्या क्या बोलती है आइए आपको बताते हैं। मैं उज्बेकिस्तान के अंदीजान में पैदा हुई। 15 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। उम्मीद थी पति सहारा देगा, पर उसने 3 महीने में ही मुझे तलाक दे दिया। मैं एक धार्मिक लड़की थी, पर्दे में रहती और नमाज पढ़ती। हमारे यहाँ कोई बाहरी लड़कियों को चेहरा नहीं देख पाता था। माँ की दिल की बीमारी बढ़ती जा रही थी। इस दौरान ओइनूर नाम की महिला मिली। उसने कहा कि दुबई में एक परिवार के बच्चों की देखरेख करनी है, अच्छा पैसा मिलेगा। मैंने हाँ कर दिया। उसने मेरा पासपोर्ट लिया और दुबई का टिकट करवा दिया। मैं फ्लाइट से दुबई पहुंची तो मुझसे कहा गया कि दुबई में ही एक और शहर है जहां मुझे फ्लाइट से जाना होगा। ये जनवरी 2022 की बात है। सोचिए, उसे दुबई भेज दिया गया। अब दुबई में भी बोला गया कि तुमको एक शहर में जाना होगा। अब आसिया हैरान थी। आसिया तैयार थी, सोची काम करना है। फिर आपको बता दें, मैं उस शहर में पहुंची जहां उसे लेके जाया गया। कहा गया कि यहां से बच्चों वाली मैडम के पास बस से जाना होगा। मेरा पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड भी ले लिया गया। अब तक मुझे नहीं पता था कि मैं किस शहर में हूं और मुझे कहां ले जाया जा रहा है। मैं यही समझ रही थी कि मैं दुबई में मैडम के पास जा रही हूँ काम करने और पैसा कमाऊंगी तो अपनी माँ का इलाज करूंगी। सोचिए, लड़की
अपनी ख्वाहिश लेकर दुबई पहुंच चुकी थी पैसा कमाने। फिर एक नए शहर में ले जाया गया उसे। यहाँ एक मैडम के पास मुझे भेजा गया। उनके छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी 2 दिन मैंने देखभाल की। मैं समझ रही थी कि मैं दुबई में हूँ और हाउस कीपिंग का काम कर रही हूँ। ये आसिया बता रही है। आसिया आगे बताती है, 2 दिन बाद मुझे एक मार्केट ले जाया गया और छोटे छोटे कपड़े खरीदवाए गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इन कपड़ों की मुझे क्या ज़रूरत है। उसे छोटे छोटे कपड़े खरीदाए गए, ध्यान देना। फिर रात में मुझे बताया गया कि मेरे डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट हैं ये सब उन लोगों के पास हैं और मैं बिना वीज़ा के भारत में हूँ। मुझसे कहा गया कि यहाँ मुझे सेक्स वर्क करना होगा और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो अवैध तरीके से आने की वजह से मुझे गिरफ्तार करवा देंगे। यानी अब उसे फंसा दिया गया था कि अगर तू सेक्स वर्क नहीं करेगी तो तुझे बोल देंगे तेरे पास वीज़ा नहीं है और तुझे गिरफ्तार करवा देंगे। मुझे बहुत बाद में पता चला कि मुझे दुबई से काठमांडू और फिर दिल्ली लाया गया, यानी भारत। पहले मुझे पीटा, फिर मेरे साथ रेप किया और उसके बाद मुझे जबरदस्ती सेक्स वर्क करवाया गया। जिस बॉस के पास मुझे छोड़ा गया था उसके पास मेरे जैसी कई लड़कियां थी। ये आसिया बता रही थी कि मेरे जैसी कई लड़कियां वहां फंसी हैं। इन सबको उज्बेकिस्तान और दूसरी जगहों से ले जाया गया है, यानी वो मसम मजबूरी में फंसी हुई हैं। एक दिन में 10-10 कस्टमर आते हैं। बस पीरियड्स के दौरान आराम मिलता है, ये आसिया बताती है। आसिया रोने लगती है। मैं चुप कराने की कोशिश करती हूँ। अपनी कहानी सुनाने के दौरान उसके हाथ लगातार कांपते रहते हैं। वो घबरा कर अचानक उज्बेकी में बोलने लगती है, यानी जो उसकी भाषा है उज्बेकिस्तान की उसमें बोलने लगती है। फिर ठहर जाती है, शायद लौट आती है। सोचिए ये लड़की फंस चुकी है, उसके साथ आगे क्या क्या होता है आसिया ने खुद बताया है। आइए आपको आगे बताते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद आगे कहती है, हमारी बॉस शाम को 3 बजे काम पर लगा देती है। रोजाना बिना रुके सुबह 6-7 बजे तक काम करना होता है। एक दिन में कम से कम 7-8 कस्टमर आते हैं, किसी दिन 10 से ज़्यादा भी। हर तरह के लोग हमारे पास आते हैं, उनकी अलग अलग तरह की डिमांड होती है। मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन थकान जाहिर करने पर और पिटाई होती है। आसिया बताती है। आसिया के साथ आगे क्या क्या हुआ आपको बताते हैं। बॉस को लगता है कि हम मना कर रहे हैं या हिचक रहे हैं तो हमें पीटा जाता है। सिगरेट से दाग भी दिया जाता है, बॉडी पर कट लगाए जाते हैं। बहुत थक जाने पर बीमारी का बहाना करना पड़ता है। जब पीरियड्स आते हैं तो ही किसी तरह आराम मिलता है, नहीं तो 10 से 12 या 6 कस्टमर एक दिन में हैंडल करना होता है। जब नहीं हुआ तो भाग आई, यानी जब वो थक गई ये सब कामों से तो भागने की सोची। आसिया आगे बताती है, मैं दिन रात अपना जिस्म बेच रही थी, इसके बदले मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा था। बॉस किसी न किसी बहाने से हम पर कर्ज चढ़ा देती थी। सोचिए, अब आसिया बता चुकी है पूरी कहानी, पुलिस कस्टडी में है। अब इसके आगे क्या होगा, पुलिस छानबीन कर रही है और इस रैकेट में कौन कौन है। ये कहानी है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से ली गई है। इस कहानी में हमने जो कुछ बताया दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से बताया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।